नमस्कार दोस्तों, जब हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि जब सरकार एक कोलिशन गवर्नमेंट में आती है, मतलब एक मिला जुला करके सरकार बनाई जाती है, तो उसमें जो है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं और सबके अपने अपने कुछ शर्तें होती हैं जिसको मानना पड़ता है। वही मैंने कहा था कि अब मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसमें उनको कई सारी शर्तें माननी पड़ेगी, क्योंकि इस बार उनकी मिलीजुली सरकार है। अब जिसके हिसाब से जिसकी जितनी सीटें हैं, जिसके पास जितनी बार्गेनिंग पावर है, उस हिसाब से वो अपनी शर्तें आगे रखता है। जिसमें प्रमुखता से अगर देखा जाए तो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार बिहार के और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के टीडीपी पार्टी के, दोनों ने कई सारे मंत्रालय, इसके ऊपर हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बात करी थी कि कई सारे मंत्रालयों की डिमांड उन्होंने निश्चित रूप से रखी होगी। लेकिन वहाँ पर आपने एक चीज़ और देखा होगा कि कई सारी स्कीम्स थी जो आने वाली थी। कई सारी स्कीम्स ऐसी थी जिनके ऊपर कंटेंशन था, जिसमें से सबसे प्रमुखता से अग्निवीर स्कीम के ऊपर जेडीयू और बीजेपी के बीच में कई सारे कंटेंशन हमने देखे थे। अब उन स्कीम्स के ऊपर एक गहन चर्चा होनी है। कई सारी स्कीम्स इसमें वापस ली जाएंगी, कई सारी स्कीम्स जो हैं वो आगे आएंगी। जैसे कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में देखा कि कैसे चंद्रबाबू नायडू पूरे तरीके से बीजेपी के थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन थे। उन्होंने कहा कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन तो होना चाहिए, इससे देश का पैसा बचता है। उन्होंने एक सेंटेंस में ये बात बोली थी, तो कहीं ना कहीं वो उस पर राजी हैं। यूसीसी के ऊपर जब आप बात करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, तो उसमें भी जेडीयू के पार्टी के जो केसी त्यागी बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर स्कीम की, और अग्निवीर स्कीम में जो जेडीयू और बीजेपी का कंटेंशन है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले कोलिशन की सरकार के मायने क्या होते हैं, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो आयोग आपने ये वीडियो देखा होगा, इसमें जो नेता बोल रहे हैं ये जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी हैं। ये केसी त्यागी ने यहाँ पर साफ साफ अग्निवीर स्कीम में मॉडिफिकेशंस को लेकर के यहाँ पर बात करी है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अग्निवीर स्कीम में वोटर्स जो हैं वो काफ़ी उसके खिलाफ रहे और उनका रोष देखने को मिला। सीट शेयरिंग में और सीट में जो वोट परसेंटेज में आप देखो तो कहीं ना कहीं वो जो युवा वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, क्योंकि लोग जो है वो अग्निवीर स्कीम से खासतौर से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। और यही अग्निवीर स्कीम को लेकर के जेडीयू और बीजेपी में एक बहुत ज़्यादा कंटेंशन भी हुआ था। अब ये जो अग्निवीर स्कीम है, इसमें दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। एक तो जो इसमें यूथ रिक्रूट होंगे उनको 4 साल तक के लिए ही ट्रेनिंग, वो 4 साल तक ही काम करेंगे और 25% लोगों को, मतलब जो अग्निवीर्स हैं उनको सिर्फ रिटेन किया जाएगा, बाकी को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ रिलीव कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन जेडीयू और बीजेपी के बीच में तब भी था जब अग्निवीर स्कीम आई थी। और अब केसी त्यागी के बयान ने ये चीज़ साफ कर दी है कि अग्निवीर स्कीम को कहीं ना कहीं बीजेपी को या तो वापस लेना पड़ेगा या तो बैठ करके चर्चा करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ फिर अग्निवीर योजना को नए सिरे से लाना पड़ेगा। अब आपने जो ये बात सुनी केसी त्यागी की कि कहीं ना कहीं वोटर्स का जो आक्रोश है वो दिखा अग्निवीर स्कीम की वजह से, और वो उसका इम्पैक्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में पड़ा, जहाँ से बड़ी मात्रा में जिस बेल्ट से लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं या युवा जो हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं, उस बेल्ट के युवा ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। तो वो उन लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। ये बात ठीक भी है। जब हम उत्तर प्रदेश वाली अपनी वीडियो कर रहे थे तो उसमें हमने जब डिटेल में डिस्कस किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणा से लगते हुए जो सीट है जितनी भी, ये सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, ये वाला जो पूरा रीजन है, जो वेस्टर्न यूपी का रीजन आप कह सकते हो, ये वेस्टर्न यूपी के रीजन में बड़ा इम्पैक्ट देखा गया अग्निवीर स्कीम की वजह से। उसमें मैंने आपको डिटेल में ये वीडियो उसमें चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और सेम यही हाल हरियाणा के अंदर में भी हुआ। हरियाणा में बीजेपी का एग्जिट पोल ऐसा बता रहा था, जो जितने भी चैनल्स हैं दुनिया भर के, कि 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत जाएंगी।
पिछली बार 2019 में भी 10 की 10 सीटें बीजेपी ने वहाँ पर जीत ली थी और राज्य में सरकार भी बीजेपी की, तो ऐसा लग रहा था कि 10 सीट निकालना बहुत आसान होगा बीजेपी के लिए और कांग्रेस की राहें मुश्किल हो जाएंगी हरियाणा में। लेकिन हुआ क्या, 5 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती और भाजपा ने सिर्फ 5 सीट जीती। तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीटों का यहाँ पर भी नुकसान हुआ। और ख़ास तौर से जो राज्य उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें ज़्यादातर चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हारा है। आप देखिए जो वेस्टर्न यूपी से ये पूरा वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है और यहाँ पर एक करनाल की सीट अगर आप छोड़ दीजिए, यहाँ से खुद मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, तो मनोहर लाल खट्टर का ये गढ़ है एक तरीके से, तो इसलिए ये सीट निकल गई करनाल की, यहाँ बीजेपी जीत गई। लेकिन बाकी आप सीटों को देखेंगे, रोहतक की सीट देखेंगे, आप सोनीपत की सीट देखेंगे, ये पूरी सीटें, ये दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से यहाँ पर हारी है। और ये वही वाला रीजन है जो मैं आपको दिखा रहा था, जो कि ये वाला रीजन जो कि हरियाणा से लगता है। तो आप समझ लीजिए कि इस पूरे बेल्ट में ही ये परेशानी है। भाजपा ने जो सीट हरियाणा में गेन की है वो एक्चुअली में वो दिल्ली वाला जो एरिया है, चाहे आप गुरुग्राम की सीट की बात करिए, चाहे आप फरीदाबाद की सीट की बात करिए, इधर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो लगता हुआ एरिया है वो, उसका इम्पैक्ट अग्निवीर स्कीम का यहाँ पर भी हरियाणा में बहुत बड़ी मात्रा में देखा गया है। और दूसरी चीज़ तो यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट था, तो इसीलिए आप देखिए पंजाब वाला जो एरिया है ये वाला, तो आप अगर पंजाब में बात करेंगे सिरसा के सीट की, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई है, सिरसा की सीट भी। तो पंजाब में फार्मर प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट इस वाले पूरे बेल्ट में दिखा, इस वाले बेल्ट में अग्निवीर योजना का इम्पैक्ट दिखा। तो इसको समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैठ करके अग्निवीर स्कीम पर चर्चा करके उसको मॉडिफिकेशन के साथ या तो लाना होगा या तो उसको वापस ही लेना होगा। और जेडीयू की शर्त बिल्कुल कठोर शर्त है, अगर इसको नहीं मानते हैं तो आपको पता ही है नीतीश कुमार का कभी भी मन बदल जाता है। ऊपर से जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, जिनके पास इस समय 37 सीट है, उन्होंने भी अग्निवीर योजना का काफ़ी विरोध किया था और उनको कहा था कि इस अग्निवीर योजना को हटा देना चाहिए। यहाँ पर मैं आपका ध्यान सबसे इंपॉर्टेंटली एक चीज़ पर लाना चाहता हूँ। जनरल वीके सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, जनरल वीके सिंह, और आर्मी चीफ रह चुके हैं, बीइंग एन आर्मी पर्सनल, उन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं अग्निवीर स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है और उन मॉडिफिकेशंस को भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए और उसके बाद नए सिरे से अग्निवीर योजना को लाना चाहिए। तो अगर जनरल वीके सिंह जैसे वरिष्ठ जो आर्मी पर्सनल हैं वो भी ऐसी बात कह रहे हैं कि कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है अग्निवीर स्कीम में, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलती हुई थी पिछले चुनाव में, उन्होंने किसी की सुनी नहीं थी, किसी भी पार्टी को ध्यान में नहीं रखा था और चुनाव लड़ने डायरेक्ट उतरे थे, तो उसका नुकसान उनको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ा। तो उसको अब सही करना कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और इसीलिए आप जेडीयू के केसी त्यागी का वीडियो देखते हो जहाँ पर वो डायरेक्ट अग्निवीर स्कीम के बारे में बात करते हैं, खुल करके यूसीसी को समर्थन देते हैं। तो ऐसी चीज़ें अब आपको लगातार देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, किस तरीके से अग्निवीर स्कीम पर चर्चा होगी, मॉडिफिकेशंस होगा उसमें और फिर वो नए सिरे से आएगी। तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि ये हेल्दी डिस्कशंस, ये हेल्दी चेंजेस जो हैं वो होते रहने चाहिए देश में और यही खूबसूरती है एक कोलिशन गवर्नमेंट की। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया। और वीडियो को खत्म करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो यूपीएससी सीएससी 2023 के जब रिजल्ट्स आए तो अनअकैडमी ने उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए और जो हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 थे आदित्य श्रीवास्तव सर, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो ये जो हमारी सक्सेस है इसको अनअकैडमी टीम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहती है बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहती है। इसीलिए हमने अपनी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस, जिसमें आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए खर्च हो जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया और अब आपको यूपीएससी सीएससी का 15 मंथ का जो हमारा कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 में अवेल हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको यूज करना APYT10, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।